जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे अरुण गोयल के बारे में। आप जानते ही होंगे कि इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या है इसकी वजह, उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं। बता दें कि अरुण गोयल का जो कार्यकाल था वो अभी 5 दिसंबर 2027 तक होने वाला था, लेकिन आपको पता है कि अगले साल फरवरी में राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद वह मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनते। उन्होंने 3 साल पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। क्या है इसके मायने, और आपको पता ही है कि भारत सरकार पर लगातार जो विपक्ष दल हैं वो आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार चुनाव आयोग को मैनेज करके चुनाव जीतती है। क्या उससे भी कुछ लेना देना है? सब कुछ हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, या क्या कारण हो सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। खैर, इन्होंने कोई कारण अपनी तरफ से नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 को खत्म होने वाला था, लेकिन 3 साल पहले हुए इस्तीफे ने अचानक पूरे देश को डरा दिया है। अगले साल फरवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद ये मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते, यानी कि CEC बन जाते। ठीक है। कानून मंत्रालय यानी कि जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है, उसकी एक अधिसूचना में कहा गया है कि अरुण गोयल का इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को मंजूर कर लिया है। अभी तक यह पता नहीं चला है कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कई मुद्दों पर उनके मतभेद हो सकते हैं और यह उनके इस्तीफे की एक वजह हो सकती है। अरुण गोयल ने इस्तीफा देते समय निजी कारणों का हवाला दिया हुआ है। उनके फैसलों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और कौन उठा रहे हैं, आइए पहले उस पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा वही हैं जिनको उनकी संसद सदस्यता से हटा दिया गया है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महुआ मोइत्रा पर एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके बारे में हमने 2-3 लेक्चर किए हुए हैं, जिनमें सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई है महुआ मोइत्रा के बारे में, किस प्रकार से उनके पद से हटाया गया, क्योंकि इन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछने का काम किया था और अपने आईडी और पासवर्ड जो इनका लोकसभा का था, यानी कि एक सांसद का जो आईडी पासवर्ड होता था, ये इन्होंने दूसरों के साथ शेयर किया था और इसलिए इसकी पुष्टि होने के बाद इनको इनके पद से हटा दिया गया। ये है तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद हुआ कर सकती हैं, क्योंकि वर्तमान में तो है नहीं। TMC यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी से हैं और इन्होंने अपने एक्स पोस्ट यानी कि पूर्व नाम ट्विटर पर लिखा कि EC अरुण गोयल ने कोलकाता में ECI की चुनाव समीक्षा बैठक के ठीक बाद इस्तीफा क्यों दिया, जहां से वह अचानक चले गए थे। वे चुनाव में कई चरणों की संख्या और ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती पर दिल्ली के आदेश से असहमत थे। अब उनकी जगह मनचाहा अधिकारी ले सकता है, यानी कि अब सरकार जिसको चाहेगी उसको वहां पर रख देगी। एक अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद साकेत गोखले हैं। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि आम चुनाव से पहले चुनाव पैनल में 2 नियुक्तियां की जानी है। साकेत गोखले ने लिखा, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। अन्य EC का पद खाली है। इससे चुनाव आयोग में अब सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त रह गए हैं। कांग्रेस ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की। कांग्रेस ने कहा कि अरुण गोयल के इस्तीफे पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्र संस्थाओं के व्यवस्थित विनाश को नहीं रोका गया तो तानाशाही लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा, यानी कि तानाशाही चलेगी, जिस पर हमने पहले भी लेक्चर दिया है कि भारत में तानाशाही चल रही है या नहीं। अगर ये लोग बोल रहे हैं तो तानाशाही नहीं है। मैं पहले ही इस पर करता हूँ, तानाशाही का मतलब होता है कि विपक्ष में कुछ रहता ही नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई तानाशाह के खिलाफ बोलता है तो उसको या तो मार दिया जाता है या उसे जेल में डाल दिया जाता है हमेशा के लिए। तो इनमें से कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग खुलेआम सरकार की आलोचना करते रहते हैं। तो भारत में तानाशाही नहीं है। बाकी इनके जो आरोप लग रहे हैं, आरोप लगाते रहेंगे, भाई विपक्ष में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग या चुनाव में चूक हो सकती है। भारत में अब केवल एक चुनाव आयुक्त है, जबकि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है। क्यों? जैसा कि मैंने पहले कहा है, अगर हम अपने स्वतंत्र संस्थाओं के व्यवस्थित विनाश को नहीं रोकते हैं तो हमारी लोकतंत्र तानाशाही द्वारा हड़प लिया जाएगा। ऐसा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उन्होंने कहा। कांग्रेस के महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहद चिंताजनक है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा दे दिया है। अरुण गोयल हैं कौन? इनके बारे में थोड़ी सी आपको हम बात बताते हैं। अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं।
वे नवंबर 2022 में भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए थे। उनका जन्म 7 दिसंबर 1962 को पटियाला में हुआ था। अरुण गोयल गणित से एमएससी किए हैं। वे पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। उन्हें चांसलर मेडल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी यूनिवर्सिटी ने दिया था। उन्होंने चर्चिज कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड से विकास अर्थशास्त्र में पढ़ाई की है। अरुण गोयल ने जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए से ट्रेनिंग ली है। जब ये पद खाली हो गया है तो इस पर क्या हो सकता है? तो फरवरी में अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने के बाद 3 सदस्यीय चुनाव पैनल में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बचे हुए हैं। 18 नवंबर 2022 को अरुण गोयल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और एक दिन बाद ही उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में सरकार से पूछा था कि आखिरकार जल्दबाजी क्या थी। याचिका को बाद में 2023 में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक संविधान पीठ ने इस मुद्दे की जांच की थी, लेकिन अरुण गोयल की नियुक्ति को रद्द करने से इनकार कर दिया गया है। चुनाव आयोग में क्या हलचल है? अगर हम इसकी बात करें तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त यानी कि नियुक्ति और सेवा की शर्तों और कार्यकाल की शर्तें अधिनियम 2023 के तहत, फिर से सुनिएगा, नए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत केंद्र सरकार अब 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले चयन प्रक्रिया में 2 समितियां शामिल थी। कानून मंत्री के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय खोज समिति और 2 सरकारी सचिवों का गठन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय चयन समिति, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा अनुशंसित एक केंद्रीय मंत्री शामिल थे। इस प्रक्रिया में शामिल 6 व्यक्तियों में से 3 सरकार के सदस्य हैं और 2 सरकार द्वारा नियोजित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जो नियुक्ति होती है, मुख्य चुनाव आयुक्त हों या चुनाव आयुक्त हों, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि भारत में जो चुनाव व्यवस्था है, चुनाव आयोग का कार्य क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही है कि चुनाव आयोग का कार्य भारत में एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना होता है, और भी क्या इसकी जिम्मेदारी होती है वो भी आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। भारत में जब हम बात करते हैं तो भारत में एक अनुच्छेद है संविधान में, अनुच्छेद 324, और अनुच्छेद 324 जो है इसी के जरिए चुनाव आयोग से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो आइए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि अनुच्छेद 324 होता क्या है। तो संविधान भारत के चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चुनाव के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयोग राज्यों में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव से संबंधित नहीं होता है, इसलिए भारत के संविधान द्वारा एक अलग राज्य चुनाव आयोग प्रदान किया गया है। ईसीआई की संवैधानिक नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो 1950 में अपनी स्थापना के बाद से और 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था और केवल मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी इसके एकमात्र सदस्य थे। 16 अक्टूबर 1989 यानी कि 1989 को मतदान की आयु 21 से बदलकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि 1989 से पहले जो होता था, 16 अक्टूबर 1989 से पहले जो मतदान की आयु थी, उम्र थी 21 साल थी, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष उस समय कर दी जाती है। इसलिए चुनाव आयोग के बढ़ते काम से निपटने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय था जिसमें 3 चुनाव आयुक्त शामिल थे। बाद में जनवरी 1990 में चुनाव आयुक्तों के 2 पद समाप्त कर दिए गए और चुनाव आयोग को पिछली स्थिति में वापस कर दिया गया। इसके बाद में अक्टूबर 1993 में फिर से दोहराया गया जब राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। तब से चुनाव आयोग 3 आयुक्तों वाले बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता है। मुख्य और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास वेतन सहित समान शक्तियां और परिलब्धियां हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता है। यह पद उनके द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए या उनकी उम्र 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए रखा जाता है। उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी भी समय
हटाया भी जा सकता है या इस्तीफा दिया जा सकता है, जैसा कि अरुण गोयल ने किया है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली का उल्लेख मिलता है और उसकी सुरक्षा और सुनिश्चित करने के प्रावधानों के भी उल्लेख मिलते हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। यानी कि उन्हें डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है, उसके लिए संसद में दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए होता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति की सहमति तक अपने पद पर नहीं रहता है, भले ही उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में उनके अहित के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा और सुनिश्चित करने की मांग की है, लेकिन कुछ खामियां देखी जा सकती हैं। जैसे संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी आगे की नियुक्ति से नहीं रोका है। भारत में प्रमुख संवैधानिक निकायों में से चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। संविधान ने चुनाव के संचालन के लिए संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इस निकाय को सौंपा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधायकों और संसद के चुनावों के संबंध में आयोग के कार्यों और शक्तियों को 3 शीर्षकों के तहत विभाजित किया गया है: प्रशासनिक, सलाहकार और अर्ध न्यायिक। भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में चुनावी निर्वाचनों या चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करना, यानी कि कहाँ पर चुनाव करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, वहाँ मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर इसको संशोधित करना। जैसे संशोधन का मतलब हो गया कि कौन नए लोग जुड़ रहे हैं और कौन जिनकी जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको हटाना भी इनका काम होता है। यानी कि नए लोगों को ऐड करना और जो मर चुके हैं उनको हटा देना, उनके नामों को काटना। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना भी इन्हीं का काम होता है कि कौन किस चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा, कौन राष्ट्रीय पार्टी है, कौन लोकल पार्टी है, इसका भी निर्धारण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अदालत के रूप में भी कार्य करता है चुनाव आयोग। चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना होता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का निर्धारण करता है। चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों की नीतियों को टीवी और रेडियो जैसे विभिन्न माध्यमों पर प्रचारित करने के लिए कार्यक्रम भी तैयार करता है। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है। बूथ कैप्चरिंग, यानी कि बूथ पर जो एक तरह से कहा जाता है कि फर्जीवाड़ा करना, धांधली, हिंसा और अन्य अनियमितताओं के मामले में मतदान रद्द करना भी इसी का अधिकार होता है। चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की मांग के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति से अनुरोध करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में चुनाव मशीनरी का पर्यवेक्षण करना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि क्या राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में आपातकाल की अवधि को 1 वर्ष के बाद बढ़ाने के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना, यानी कि उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर जो बातें मैंने पहले बताई कि किसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना है, किसको राज्य
कि पार्टी घोषित करना है, वो इसी का काम होता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले समय में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया और कुछ अन्य पार्टियां जो थीं, जो पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, उन्हें लोकल पार्टी के रूप में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि इसके जो मानक होते हैं उस मानक को वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे। और आम आदमी पार्टी ने मानक को पूरा किया, क्योंकि उसने दिल्ली में सरकार बनाई है, पंजाब में सरकार बनाई है और अन्य देश के क्षेत्रों में भी अपनी उपलब्धि बढ़ाते हुए आगे बढ़ रही है। आयोग को अपने कार्य में उपचुनाव आयुक्तों द्वारा सहायता मिलती है। डिप्टी ईसी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर सिविल सेवाओं के लिए जाते हैं और उनकी नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में तैनात सचिवों, उप सचिवों, संयुक्त सचिवों और अवर सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियंत्रित करता है चुनाव आयोग। समय पर चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम तय करना, चाहे वह आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, चुनाव आयोग ही करवाता है। मतदान केंद्रों का स्थान, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का कार्यभार, मतगणना केंद्रों का स्थान, मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों के अंदर और आसपास की जाने वाली व्यवस्था और सभी संबंध मामलों पर निर्णय लेना, मतदाता सूची तैयार करना और इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान यानी कि EPIC जारी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उनसे संबंधित विवादों का निपटारा करने के साथ साथ उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार प्रचार व्यय कितना खर्च करेगा उसकी सीमा निर्धारित करना और उसकी निगरानी भी करना, संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाह देना है। देखिए, अभी हमने जो छठा पॉइंट आपको बताया कि सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार प्रचार व्यय की सीमा निर्धारित करना और उसकी निगरानी भी करना। इस पॉइंट को लेकर बहुत सारा विवाद आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा कि अभी आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो निर्धारित मानक होता है उससे ज़्यादा पैसे खर्च करती है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें कहा गया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रति उम्मीदवार, यानी कि इसमें पार्टी के लिए नहीं कहा गया है, दल का जो उम्मीदवार होगा यानी कि जो प्रत्याशी होगा उसके प्रत्येक प्रत्याशी के प्रचार व्यय की सीमा निर्धारित करना है और उसकी निगरानी भी करना है। यानी कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है वो कितना पैसा खर्च कर रहा है इसकी निगरानी करना है, यानी कि पार्टी की निगरानी नहीं करना है। ये अभी जो हमने इसके बारे में जाना है वो इससे ये निकल रहा है। संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाह भी देता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करना ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार न करे या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग न किया जा सके। चुनाव आयोग 1952 से राष्ट्रीय और राज्य चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। अब यह लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। आयोग ने राजनीतिक दलों के बीच अनुशासन लाया है और अगर पार्टियां आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को बनाए रखने में विफल रहीं तो उनकी मान्यता रद्द करने की धमकी दी गई है। यह संविधान के द्वारा संरक्षित मूल्यों जैसे समानता, समता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता का समर्थन करता है और चुनावी शासन पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कानून का शासन होता है। ECI विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, स्वायत्तता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानक के साथ चुनाव कराने में मदद करता है। यानी कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं या चुनाव आयोग जो होता है, चुनावी प्रक्रिया में यह समावेशी, मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। भारत का चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ जुड़ता है। यह देश की चुनाव प्रणाली में विश्वास को बढ़ाने और मजबूर करने के लिए हितधारकों यानी कि राजनीतिक दलों, मतदाताओं, चुनाव पदाधिकारियों, चुनाव में उम्मीदवार और बड़े पैमाने पर लोगों के जो शामिल होने की व्यवस्था होती है के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी प्रशासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है। चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां क्या होती हैं? तो चुनाव आयोग के समक्ष कुछ बड़े पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कि जो उनकी चुनौतियां होती हैं। पैसे के प्रभाव में बढ़ती हिंसा और चुनावी कदाचार के परिणाम स्वरूप राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है, जिसे ECI रोकने में असमर्थ है। यानी कि चुनाव आयोग इन चीज़ों को रोक नहीं पाता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं है। इसके पास आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को लागू करने और पार्टी के वित्त के विनियमन की कोई शक्ति नहीं है। ECI कार्यपालिका से कम स्वतंत्र हो जाता है या हो रहा है।
जिससे उसकी छवि पर असर पड़ रहा है, जैसा कि इस पर आरोप लगते रहते हैं कि ये सरकार के इशारे पर काम करती है। ईवीएम में खराबी, हैक होने और वोट दर्ज न करने के आरोप आम जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है, इसके भी आरोप इन पर लगाए जाते हैं और ये एक तरह से इनके समझ चुनौती है। जबकि चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट कहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, जो अपने बचाव के पक्ष में इन्होंने पहले भी कहा है। जब तक ईवीएम में गड़बड़ी से जुड़ा विवाद शांत नहीं हो जाता, तब तक आयोग को अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम, जिसे वीवीपैट लगाकर लोगों के बीच अपना भरोसा कायम करना होगा। ईसीआई के सामने चुनौती मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नागरिक और पुलिस नौकरशाही के निचले स्तर पर मिली भगत के खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत होती है। दूसरी एआरसी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति को सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के विचार के लिए सिफारिशें करनी चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग की शक्तियां क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई, लेकिन कुछ चीज़ें और भी आपको जाननी चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट होती हो जाए। तो हमने सब कुछ डिटेल में आपको बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से ये कार्य करता है, और सब कुछ डिटेल में हमने आपको बताया, इसीलिए काफ़ी लंबा वीडियो चला गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको चुनाव आयोग और अरुण गोयल के जो इस्तीफे थे उनके बारे में कुछ चीज़ें समझने में आसानी हुई होंगी, और अभी तक कोई ऐसा क्लियर उनके द्वारा नहीं बताया गया कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है। सिर्फ और सिर्फ अपने निजी कारणों का हवाला उन्होंने दिया है, और ये चर्चा का विषय है क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता इसी माह लगने की आशंका थी, उम्मीद थी। और आपको पता है कि अमित शाह ने बीच में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि CAA जो है उसे हम लागू कर देंगे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। तो ना ही अभी CAA लागू हुआ है, ना ही आचार संहिता लागू हुआ है। मैं तो इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जिस दिन CAA लागू होगा उसी के 1-2 दिन बाद आचार संहिता भी लागू हो सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या CAA लागू होता है, या ये भी एक तरह से चुनावी जुमला हो सकता है अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा। लेकिन उम्मीद ये है कि लागू हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे प्रावधान किए जा चुके हैं, कानून बन चुका है, सिर्फ उसे लागू करना है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है भारत में, क्योंकि मोदी जी का नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है। खैर, आप लोग अगर चुनाव में अपने लोकसभा क्षेत्र में हैं या उस समय मौजूद रहें, तो कोशिश करिएगा कि आप अपने मनचाहे प्रत्याशी को, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, जिसे आप पसंद करते हो, जिस पार्टी को आप पसंद करते हो, वहाँ पर वोट डालने जरूर जाइएगा। अपने वोट के अधिकारों का प्रयोग जरूर करिएगा, जिससे कि भारत में लोकतंत्र जिंदा रहे। क्योंकि जब तक आप वोट नहीं देने जाएंगे तो लोकतंत्र व्यवस्था जिंदा नहीं रहेगी। आप चाहे जिस पार्टी को समर्थन करते हैं उस पार्टी को आप जरूर जाकर वोट करिएगा, उस प्रत्याशी को, भले ही वो निर्दल प्रत्याशी हो, अगर आप उसे लाइक करते हैं तो उसे जाकर आप वोट दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।